नमस्कार साथियों, आदर्श शिक्षण संस्था की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का विषय विज्ञान अध्याय 1 उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे तो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। जबकि जीव जंतु मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। वह प्रत्यक्ष रूप से किस पर रहते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी प्रत्यक्ष रूप से किस पर रहता है? पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है। अब विशालकाय जनसंख्या को उचित समय पर भोजन मिल पाए, इसके लिए अपने को अति आवश्यक है कि फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और उसका प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए। तो फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, उसके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। यानी एक ही किस्म के पौधे। अगर आप गेहूं की फसल लगा रहे हो तो वहाँ गेहूं के बहुत सारे पौधे एक स्थान पर लगाकर और गेहूं की फसल प्राप्त की जा सकती है। फसल मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल, जो फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। यानी इसका बोने का समय क्या है? वर्षा ऋतु। ये जून से सितंबर, जून में तो बोई जाती है, जबकि सितंबर तक क्या की जाती है? काट दी जाती है। इसे उनालू फसल भी कहते हैं, क्योंकि इसका समय क्या होता है? ग्रीष्मकालीन होता है। दूसरी है रबी की फसल। जो फसल शीत ऋतु में बोया जाता है उसे रबी की फसल कहते हैं। सामान्यतः यह अक्टूबर में यानी शीत ऋतु में बोई जाती है और मार्च के समय क्या की जाती है? काटी जाती है। खरीफ की फसल के उदाहरण कौन कौन सी खरीफ की फसलें? जैसे धान, मक्का, मूंगफली, कपास, बाजरा, ये सभी खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। जबकि रबी की फसल के उदाहरण गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसल। खरीफ की और रबी की फसल अपने समय अनुसार ही बोई जाती है। अगर अपन खरीफ की फसल को रबी के समय बोया जाए या रबी की फसल को खरीफ के समय बोया जाए तो उसकी पैदावार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उचित वातावरण न मिलने के कारण उसकी पैदावार अवरुद्ध भी होती है। तो सामान्यतः फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इसके मुख्यतः उदाहरणों पर विशेष ध्यान दे रहा है कि कौन कौन से खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। यानी मक्का और मूंगफली, कपास और बाजरा और धान, ये सभी किसकी है? खरीफ की फसल। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। जबकि रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, जो शीत ऋतु में बोई जाती है। ये अक्टूबर से बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। अब फसल उगाने से के पहले उसके निम्नलिखित चरण है, यानी फसल उगाते समय अपने को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। वो चरण कौन कौन से होते हैं, उनको एक एक करके चर्चा करें। तो फसल उगाने के विभिन्न चरणों में से मुख्यतः 7 चरण अपने हैं। उन 7 को अपने एक एक करके अध्ययन करें। सबसे पहले 7 चरण कौन से हैं? सबसे पहला चरण मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा चरण है बुआई। तीसरा है खाद और उर्वरक देना। चौथा है सिंचाई। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। ये एक क्रम के अनुसार होने चाहिए। अगर अपने को अच्छी फसल उत्पादन करना है और उसका प्रबंधन अच्छा करना है तो ये 7 चरण अपने क्रम के अनुसार होंगे, तभी अपने फसल की अच्छी पैदावार होगी और अच्छा उत्पादन हो सकता है। सबसे पहले हम पहले चरण पर चर्चा करते हैं। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, सामान्य रूप से मिट्टी तैयार करना क्या होता है? ये कृषि का पहला चरण कह सकते हैं, सबसे पहला चरण है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी तैयार करने के लिए हल चलाकर
मिट्टी को उलटने पलटने व पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है जुताई किसे कहते हैं? तो हल चलाकर मिट्टी को उलटना और पलटना या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। पोली प्रक्रिया करने से क्या हो, कई बार क्या होता है लंबे समय तक मिट्टी रहने पर उसमें कुछ केशिकाएं बन जाती है, जो इसके कारण अगर अपन मिट्टी को पोला नहीं किया जाए यानी उलटना पलटना न किया जाए तो पानी या कोई पोषक तत्व दिए जाए वो सीधे सीधे जमीन की गहराई के अंदर चले जाते हैं और पौधे को मिल नहीं पाते हैं। इसीलिए मिट्टी को पहले उलटना व पोला किया कर जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? जुताई कहलाती है। ऐसा करने से मिट्टी ढीली हो जाती है और जिससे पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सके। पोला जैसे अपन मिट्टी को उलटना पलटने जिससे मिट्टी पोली बन जाती और उसकी पौधे की जड़ें क्या होती? अधिक गहराई में जा सकती। अधिक गहराई में जाने से फायदा यह होता है कि पौधे की उम्र भी ज्यादा लंबी होती है और आसानी से वह हवा के साथ इधर उधर लहराता नहीं है। पोली मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि आसानी से हो सकती है। जब मिट्टी पोली करेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी क्या होगी? दिनों दिन बढ़ती रहेगी और सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ना भी कृषि के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। केंचुए और सूक्ष्म जीव फसल को फायदा पहुंचाते हैं, इसीलिए ये किसान के क्या कहलाते हैं? मित्र कहलाते हैं। केंचुए क्या करते हैं? किसान के मित्र क्यों कहलाते हैं? ये क्या करते हैं? मिट्टी को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और त्यागते हैं, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। और ये इनकी संख्या अगर किसान के खेत में ज्यादा बढ़ेगी तो मिट्टी की उपजाऊता ज्यादा बढ़ेगी, यानी उसको खाद की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। तो किसान केंचुआ क्या कहलाता है? किसान का मित्र कहलाता है। अब मिट्टी को तैयार करने के लिए सामान्यतः हम किसका उपयोग करते हैं? हल का उपयोग करते हैं। प्राचीन समय से देखते हैं कि अपन कृषि करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हल या कुदाली का। वर्तमान समय में अपन नए उपकरणों का उपयोग किया है जिसका नाम है कल्टीवेटर। ये उपकरण ट्रैक्टर की सहायता से उपयोग किया जाता है, जिससे खेतों को पोला करने में आसानी होती है। तो ये था पहला चरण। दूसरा चरण है बुआई। बुआई का नाम से ही पता चला, बीजों की बुआई। यानी अब मिट्टी को अपन ने पोला कर लिया, अब उसमें अपन क्या डालेंगे? बीजों को डालने का कार्य करेंगे। तो बीजों को डालने से पहले अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बीज अपन डाल रहे हैं वो बीज क्या स्वस्थ है कि नहीं, या अस्वस्थ बीज तो नहीं है। अगर अपन ने ये ध्यान नहीं दिया और सीधे बीजों को मिट्टी में डाल दिए तो फसल कैसी होगी? अगर अस्वस्थ बीज डाले तो बीज अस्वस्थ होंगे तो फसल भी क्या होगी? अस्वस्थ होगी, कीड़े युक्त होगी, उसकी पैदावार कम होगी। तो अपने को ध्यान ये रखना है, बुआई से सबसे पहले उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करना होता है। इसके लिए अपन एक प्रयोग भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप भी कर सकते हैं कि भाई अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाए। तो सामान्यतः अपन एक बीकर लेकर उसमें थोड़ा सा पानी भरकर और बीजों को उसके अंदर आसानी से डाल देते हैं। अपन देखते हैं जो बीज स्वस्थ होता है, भारी होने के कारण वो तले के नीचे जाकर बैठ जाता है, और जबकि हल्के बीज या खोखले बीज जो क्या होते हैं पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं, उन हल्के व खोखले अस्वस्थ बीजों को अपन क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, और जो स्वस्थ बीज है वो तले में बैठे हैं उनको अलग कर प्राप्त कर ले। इस प्रकार स्वस्थ बीजों का अपन चयन करते हैं। तो अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की विधि, बीजों को पानी में छोड़ देने पर अच्छे और स्वस्थ बीज भारी होने के कारण तली में बैठ जाते हैं, जबकि क्षतिग्रस्त बीज खोखले और हल्के होने के कारण तैरने लगते हैं। इस प्रकार स्वस्थ बीजों का उपयोग अपन करते हैं। फिर इन स्वस्थ बीजों को अपन खेतों में डालते हैं, बुआई करते हैं, यानी बीजों की बुआई करने की परंपरागत औजार तो क्या था? कीप। एक प्रकार का कीप होता है जिसमें बीज डालते रहते हैं और वो जमीन के अंदर गहराई में जाते रहते हैं। वर्तमान समय में अपन हाथों से भी करते थे बुआई, और वर्तमान समय में आजकल बुआई के लिए एक उपकरण आता है जिसका नाम है सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। यह भी ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसमें बीजों को डालकर बुआई की जाती है। बीजों को सीड ड्रिल में उचित दूरी भी रह जाती है, और जिससे बीजों को
अच्छी पैदावार भी होती है। अब कुछ ध्यान सावधानी भी अपने को रखनी पड़ती है कि बीजों को बोने के समय क्या क्या ध्यान सावधानियां रखनी चाहिए। बीजों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। अपन बुआई करते हैं तो फसल एक क्रम में होनी चाहिए और उनके मध्य एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। इसके लिए अपन प्रत्येक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर व्यवस्थित क्रम में उगाते हैं, बुआई करते हैं। अगर पास पास रखने से दोनों बीजों की जो फसल वृद्धि करेगी तो उसके पोषक तत्वों का अभाव हो जाएगा, जिससे फसल की वृद्धि रुक जाएगी या दोनों फसलों को नुकसान, दोनों पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा है, बीजों को उचित गहराई पर बोना चाहिए। बुआई करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए जो अपन बीज डाल रहे हैं वो काफी थोड़ा गहराई में होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर हवा भी चले तो मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाए तो बीज ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, जिससे आवारा जीव जंतु उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और फसल को नुकसान पहुंचते। तो अब ये भी ध्यान रखना चाहिए जो बीज बुआई करते समय थोड़ा पृथ्वी के अंदर गहराई में डालना चाहिए। ये था कृषि का द्वितीय चरण। पहला चरण था मिट्टी को तैयार करना और दूसरा चरण है बुआई। अब तीसरा चरण है, इसमें भी अपने को उपकरण का ध्यान रखना है कि बुआई में कौन से उपकरण काम आते हैं, मिट्टी तैयार करने में कौन से उपकरण काम आते हैं। तीसरा चरण है खाद व उर्वरक, यानी खाद और उर्वरक क्या होते हैं। खाद, फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अगर अपन बार बार फसल लगाते हैं, एक हर मास साल में 2 बार फसलें लगाते हैं, जिससे बार बार फसल लगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। उसको दूर करने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरक को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। खाद और उर्वरक मिलाने से फसल की पैदावार भी बढ़ती है और जो मिट्टी बंजर हो रही थी उसकी उपजाऊ तो क्या करती है, बनाए रखती है। इसलिए खाद और उर्वरक अति आवश्यक होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे खाद किसे कहते हैं, यानी खाद क्या है उसके बारे में समझ जाए। तो खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों, जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। यानी ये एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो जीव जंतु, आवारा पशु है, उनके अपशिष्टों से प्राप्त होता है। ऐसे अपशिष्टों को किस में डालते हैं, गड्ढे में डालते हैं और गड्ढे में डाल देते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के बाद वो किस में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। यानी खाद सामान्य रूप से अपन किस प्रकार तैयार करते हैं, सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ जो जीव जंतुओं का है उनको खड्डा खोदकर उस खड्डे में डाल दिया जाता है और उसमें कुछ दिनों बाद सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है और अपघटन से वो क्या बन जाती है, खाद में बदल जाती है। और यही क्रिया अगर केचुए के द्वारा हो, केचुए के द्वारा तैयार खाद को अपन क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। यानी केचुआ अगर उस खाद को तैयार कर रहा है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वर्मी कंपोस्ट। इसीलिए अपन ने केचुए को क्या कहा था, किसान का मित्र कहा था। अपघटन प्रक्रिया क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, जो पृथ्वी में सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है और मिट्टी में क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। खाद उसी प्रकार। अब अगला है उर्वरक। उर्वरक क्या है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, रासायनिक, जिसका उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। सामान्यतः उर्वरक कौन कौन से, यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, सुपर फास्फोरेट है, पोटास है, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम आदि। यानी उर्वरक जिन्हें मानव द्वारा निर्माण किया जाता है और उसको कहाँ निर्माण किया जाता है, फैक्ट्रियों में निर्माण किया जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी उर्वरक अपन ज्यादा उपयोग करेंगे तो मेरी मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे बंजर की ओर चलेगी। जबकि खाद का उपयोग करेंगे तो मिट्टी में बंजरता नहीं आएगी। और क्या करता है, यह जल और मिट्टी को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। ज्यादा उर्वरक अपन उपयोग करेंगे तो मिट्टी भी प्रदूषित होती है और उसके साथ साथ क्या होगा, जल भी प्रदूषित होता है। तो ये खाद और उर्वरक, यानी खाद कहाँ बनती है, खेतों में, जबकि उर्वरक क्या बनती है, फैक्ट्रियों में। अब इनके बारे में, दोनों के बारे में अपन
अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः परीक्षा में अंतर के बारे में पूछा जाता है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो हमने यहाँ पर ही लिया है कि खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। ऐसे अपशिष्टों को गड्ढे में डाला जाता है और सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन के बाद खाद बनती है। यानी खाद कहाँ बनती है? खेतों में। जबकि उर्वरक क्या है? फैक्ट्रियों में बनती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर भी कह सकते हैं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों द्वारा संपन्न होती है, जबकि ये मानव निर्मित प्रक्रिया है। तीसरी, खाद। खाद में मिट्टी की प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस अभी मैंने बताया कि क्या होता है, सड़े गले अपघटित पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीवों द्वारा उनमें खाद में परिवर्तन किया जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। और ये ह्यूमस खाद में ही मिलेंगे क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार होती है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार इसमें तुलनात्मक रूप में कम पोषक तत्व पाए जाएंगे। किसमें? खाद में। क्योंकि खाद में मानव निर्मित तो है नहीं, तो मानव निर्मित नहीं है तो इसमें पोषक तत्वों का कुछ अभाव रहता है। जबकि उर्वरक में क्या होता है, अपन पोषक तत्व मानव द्वारा निर्मित है होने के कारण आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व इसमें उचित मात्रा में डाले जाते हैं। और क्या होता है, खाद क्या सस्ती होती है, खेतों में तैयार की जाती है इसलिए सस्ती होती है, इसका कोई आवश्यक खर्च भी नहीं लगता है। अगर साथ साथ अपन क्या कर लें, पशुपालन कर लें, तो अपने को आसानी से खाद भी प्राप्त हो जाती है और पशुपालन का उपयोग करके अपने आर्थिक स्थिति को अच्छे कर सकते हैं। जबकि उर्वरक क्या होती है? महंगे होती है। तो ये मुख्यतः अंतर है। 4 अंतरों को अपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन से कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये मुख्यतः 4 अंतर है। अब खाद डालने के क्या लाभ है, यानी क्या बेनिफिट है खाद से। तो खाद में पहला, मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। अगर अपन खाद का उपयोग करेंगे तो मिट्टी है, मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जल धारण क्षमता क्या होती? जैसे अगर खाद का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे जल धारण क्षमता कि मिट्टी में एक बार अगर सिंचाई करने के पश्चात 4-5 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मिट्टी क्या करती है, इस जल का अपने अंदर क्या कर लेती है, अधिक समय तक क्या कर सकती है, अवशोषण कर देती है। यही क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता। तो खाद का उपयोग करेंगे तो वो अपने को लंबे 4-5 दिनों के बाद सिंचाई करेंगे तो भी मिट्टी क्या रहेगी, मिट्टी में नमी रहेगी, क्योंकि उसमें जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी है, मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, यानी मिट्टी थोड़ी खोखली और सरंध्र, जिससे वायु आसानी से अंदर बाहर प्रवेश कर सके, जिससे पौधे की वृद्धि क्या होती है, तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर खाद का उपयोग करेंगे तो अपन देखते हैं खाद जहाँ उपयोग करते हैं, जहाँ सड़न होती है वहाँ सूक्ष्म जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं। जहाँ सूक्ष्म जीव अपने आप उत्पन्न होंगे तो वहाँ अपघटन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और जिससे ह्यूमस बनता रहेगा और मिट्टी भी क्या होती जाएगी, उपजाऊ होती रहेगी। तो मिट्टी के लाभदायक जीवाणु की संख्या भी खाद डालने से ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसलिए मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है, यानी उसका संगठन है मिट्टी का संगठन भी अगर खाद डालते रहेंगे तो नियमित रूप से बना रहेगा और वो मिट्टी को बार बार अपन फसल के लिए, उत्पादन के लिए उपयोग कर सकते हैं। और खाद का अगर उपयोग नहीं किया तो कुछ समय पश्चात मिट्टी क्या हो जाएगी, उसका संरचना या संगठन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्रभावित होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो ये तीसरा चरण था, खाद व उर्वरक। तो 7 चरणों में से अपन ने 3 चरणों की चर्चा कर चुके हैं। पहला चरण था मिट्टी को तैयार करना, दूसरा था बुआई और तीसरा था खाद उर्वरक। आगे के चरणों को अध्ययन अपन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।